वेलकम टू इजी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फूल पत्ती वाली क्लास जो सुबह 6 बजे कुमार गौरव सर पढ़ाते हैं, उसके 1.5 घंटे की क्लास का हम 15 से 20 मिनट में इसका रिवीजन करेंगे, वो भी फुल कंटेंट के साथ, जो लल्लन टॉप और स्टैटिक जी के प्रश्नों के साथ। और यह हैंड रिटन नोट्स में होगा, जो आपके रिवीजन के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। आप किसी समय भी इसका रिवीजन कर सकते हैं। इसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे इजी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसका पीडीएफ जो है आपको इजी एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम आज अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, 22 अगस्त 2023 दैनिक समसामयिकी जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के भौतिक वैज्ञानिकों ने राक्षस या डेमन कण के अस्तित्व की पुष्टि की है? तो देखिए, राक्षस या डेमन कण की पुष्टि किस देश ने की है? तो इस देश का नाम है यूएसए। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूएसए। अब आइए हम जो डेमन कण है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, इसकी भविष्यवाणी कब हुई थी? तो इसकी भविष्यवाणी 70 वर्ष पूर्व कर चुके थे। कौन? 1956 में डेविड पायंस। ये भी कहाँ के थे? यूएसए के। तो आपसे पूछा जाए किसकी भविष्यवाणी कब की गई थी? 70 वर्ष पूर्व कर दी गई थी। 1956 में डेविड पायंस ने इसकी भविष्यवाणी की थी। अब देखिए, डेमन कण होता क्या है या राक्षस कण किसे कहते हैं? देखिए, इलेक्ट्रॉन जब किसी ठोस ऐसे ठोस से मिलता है, मिलने के बाद द्रव्यमान जो है उसका जीरो या द्रव्यमान रहित हो जाता है, और आवेश भी उसका जीरो या आवेश रहित हो जाता है। तो ऐसे कण को हम बोलते हैं डोनेम कण। देखिए, एक ठोस है जिसका नाम स्ट्रोंटियम रूपनेट, ये एक धातु है। ये जो है डोनेम कण या राक्षस कण की तरह व्यवहार करती है। तो आप इतनी बातों को याद रखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूएसए। चलिए हम कुछ लल्लन टॉप प्रश्नों को देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, प्लम पुडिंग मॉडल के थ्रू। और आपसे पूछा जाए न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। और न्यूट्रॉन कैसा कण होता है? तो उदासीन कण होता है। यदि आपसे पूछा जाए परमाणु सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो डाल्टन थे, जो परमाणु सिद्धांत के प्रतिपादक थे। और यदि एक्सरे की खोज पूछा जाए तो आप बताएंगे रॉन्टजन जो है एक्सरे की खोज किए थे। तो अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में चर्चा में रहा ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र कहाँ स्थित है? देखिए, ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो एक कनाडा में स्थित है। और चर्चा में क्यों रहा? तो जंगल में भीषण आग लगने के कारण जो कनाडा के पीएम थे जस्टिन टूडो जो थे कनाडा के पीएम, उन्होंने आपातकाल घोषित कर दिया। इसलिए ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र जो है वो कनाडा में स्थित है, इसलिए चर्चित में था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कनाडा। आइए आगे हम देखते हैं, कुछ जानकारी देख लेते हैं कनाडा संबंधित। देखिए, उसकी राजधानी कनाडा की ओटावा है। यदि आपसे पूछा जाए सबसे लंबी तटीय सीमा रखने वाला देश कौन सा है? तो कनाडा है। तो अगर पूछा जाए विश्व की सबसे लंबी तटीय सीमा रखने वाला देश कौन सा है? तो कनाडा है। यदि यह पूछा जाए COP 15 कहाँ हुआ था? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। अब एक चर्चित सम्मेलन हुआ था मॉन्ट्रियल में, जो 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत संरक्षण सम्मेलन हुआ था। तो आपसे पूछा जाए कहाँ हुआ था? तो कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ था। यदि आपसे पूछा जाए ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। और अगला है, यदि पूछा जाए कि गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? तो विनिपेग शहर जो कनाडा में स्थित है। अगला, राष्ट्रीय आपात में कौन से अनुच्छेद भी निलंबित नहीं होते हैं? मतलब कि आपसे पता जाए अगर आपातकाल लग जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल, तो इसमें से कौन से आर्टिकल जो हैं वो निलंबित, कौन से अधिकार हैं जो आपको निलंबित नहीं होता है? तो आर्टिकल नंबर 20 और 21 जो है निलंबित नहीं होते हैं। बाकी सब आपके आर्टिकल जो है मौलिक अधिकार के निलंबित हो जाते हैं। भारत में कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपात लगा है? यदि आपसे पूछा जाए भारत में कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपात लगा है, तो
3 बार लगा है। एक बार 1962 चीन युद्ध के समय, चीन भारत युद्ध के समय, और 1971 भारत युद्ध पाक के समय, और 1975 में जो इंदिरा गांधी के समय आंतरिक अशांति के समय लगा था। तो कितनी बार लगा था? 3 बार, इसे याद रखिए। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। वित्तीय आपात का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल नंबर 60। किसमें है? आर्टिकल नंबर 60 में वित्तीय आपात का उल्लेख है। देखिए 3 आपात हैं। एक होता है वित्तीय आपात, एक होता है वित्तीय आपात, और एक होता है राष्ट्रीय आपात, और एक होता है राजकीय आपात। तो इनका अगर आर्टिकल पूछा जाए आपसे तो इसका आर्टिकल हो जाएगा, देखिए जो राष्ट्रीय आपात होता है वो 352 होता है, और आपसे राजकीय पूछा जाए तो 365 होता है, 356 होता है, और यदि वित्त पूछा जाए तो 360। ठीक है, ये देखिए 352 आपका राष्ट्रीय आपात, 356 राजकीय आपात, और 360 वित्तीय आपात होता है। आइए अगला देखते हैं। देखिए आपातकाल में मौलिक अधिकार पर प्रभाव किस देश से संबंधित ग्रहण किया गया है? किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है जो मौलिक अधिकार पर प्रभाव पड़ता है आपात के समय? तो वह जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में तूफान हिलेरी किस देश को सर्वाधिक को प्रभावित किया है? तो देखिए तूफान हिलेरी जो है ये 4थे श्रेणी का है। कहाँ आया था? तो पूर्वी प्रशांत महासागर में, पूर्वी प्रशांत महासागर में आया था। और किसे प्रभावित कर दिया है? तो कैलिफोर्निया जो यूएसए का पश्चिमी भाग है उसको प्रभावित किया है। अच्छा, इसकी उत्पत्ति किसके कारण हुई थी? तो ये पूछे आपसे, तो इसकी उत्पत्ति किसके कारण हुई थी? अल नीनो के प्रभाव से। अब देखिए अल नीनो क्या है? अल नीनो एक गर्म जल धारा है। ठीक है, तो अल नीनो आपसे पूछा जाए कैसी जल धारा है? तो गर्म जल धारा है, और इसी के कारण जो है अभी तूफान हिलेरी आया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूएसए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूएसए। देखिए अब हम तूफान के बारे में कुछ जान लेते हैं। चक्रवात जो है तूफान के केंद्र में यदि पूछा जाए कैसा दाब होता है तो आपको बताना है लो प्रेशर, मतलब निम्न दाब होता है। अब देखिए इसकी राजधानी कौन है यूएसए की? तो वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी में वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ और विश्व बैंक का मुख्यालय है, और एक किस नदी के किनारे है? तो पोटामेक नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए इसी जगह एक न्यूयॉर्क शहर है। न्यूयॉर्क शहर अब जब पूछा जाए किस नदी किनारे, तो हडसन नदी किनारे, और यन्नो का जो है हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देख लेते हैं कुछ तूफान जो हाल ही में आए थे, जैसे बिपरजॉय, ये कहाँ आया था? तो अरब सागर में। इसका नाम किसने रखा था? तो बांग्लादेश ने। अर्थ क्या है इसका? विपत्ति या आपदा। ठीक है, अब असनी कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में। नाम किसने रखा था? श्रीलंका ने। अगला है मोचा किसने नाम रखा था? यमन ने। कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में। तो अब इसने हाल ही में तूफान आए हैं, इसको याद रखिए। अब देखिए कुछ तूफान जो चक्रवात हैं उनको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे बिली बिलीच, ये तूफान का नाम कहाँ बोला जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में तूफान का नाम जो होता है साइक्लोन, उसे हम बिली बिलीच कहते हैं। अब कैरेबियन सागर में इसको हरिकेन कहते हैं, और अमेरिका में इसको हम टॉर्नेडो कहते हैं। और टाइफून जो है चीन सागर में जब आता है तूफान तो इसको हम टाइफून कहते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हाल ही में यूएसए स्थित एक्शन फॉर नेचर ने किस भारतीय को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है? देखिए एक्शन फॉर नेचर एक संस्था है, कहाँ की है? यूएसए की है। यह इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड्स 2023 प्रदान की है। किन्हें प्रदान की है? तो 5 भारतीय को मिला है। वे भारतीय कौन है? जो 18 से 16 वर्ष की आयु के बच्चे हैं जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दिया है। तो कौन कौन बच्चे हैं? देखिए ईशा दीक्षित, मान्या हर्ष, निर्वाण सुमानी, और अगर पूछा जाए तो ये सभी जो है इसमें थे। और इसके अलावा कौन कौन थे? तो चौथे थे मन्नत कौर और कर्डो रस्तोगी। अब देखिए इन्होंने कैसे कैसे पर्यावरण का जो संरक्षण किया, तो देखिए निर्वाण सुमानी जो है उन्होंने प्रोजेक्ट जीन्स चलाकर
प्रोजेक्ट जिन्स चलाया था, इसको याद रखिए। अब कर्नल रस्तोगी ने प्लास्टिक प्रबंधन के लिए इनको मिला है, तो 5 भारतीयों को मिला है, ठीक है, इसको याद रखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा आल सभी। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का है, हाल ही में G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई। तो देखिए G20 की व्यापार और निवेश समूह की 4वीं बैठक हुई है, ये कहाँ पर हुई, तो जयपुर में हुई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयपुर। आइए हम अब G20 से संबंधित कुछ बातें देख लेते हैं। देखिए G20 2022 कहाँ हुआ था, तो इंडोनेशिया में हुआ था। G20 2023 कहाँ हुआ था, तो ये भी भारत में हुआ था। और G20 2024 ब्राज़ील में होगा, तो इसे आप याद रखिए। अगला G20 की थीम क्या थी, तो वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम थी। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इसको इंग्लिश में कहते हैं। शेरपा कौन बने थे, तो अमिताभ कांत शेरपा थे। अब हम देखते हैं व्यापार और निवेश कार्य समूह की जो 3 अन्य बैठकें थीं वो कौन कौन सी थी। तो पहली मुंबई में हुई थी, दूसरी बेंगलोर में, तीसरी केवड़िया गुजरात में, चौथी कहाँ हो पाई है, तो चौथी जयपुर में हुई है। कहाँ पर हुई है, जयपुर में हुई है। आइए ललटा प्रश्नों को हम देख लेते हैं, ठीक है। WHO का पारंपरिक चिकित्सा पर शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, गांधीनगर गुजरात में हुआ था। देखिए G20 की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई, तो ये भी गांधीनगर गुजरात में हुआ। देखिए यहाँ पर WHO का चिकित्सा वाला गांधी, चिकित्सा किससे, गांधी, और स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक ये भी गांधी। तो गांधी और नगर जो हुआ चिकित्सा और स्वास्थ्य दोनों की बैठक हुई, ये WHO की, G20 के हैं। अब यदि आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट रोजगार जो है बैठक कहाँ हुई थी G20 की, तो जोधपुर में हुई थी। और फर्स्ट शेरपाओं की बैठक कहाँ हुई थी, तो उदयपुर में हुई थी। और फर्स्ट सांस्कृतिक बैठक कहाँ हुई थी, तो खजुराहो में हुई थी। ये G20 के हैं, G20 की बैठकें हैं। और फर्स्ट शिक्षा चेन्नई में हुई थी। पर्यटन की फर्स्ट कहाँ हुई थी, कच्छकरण। और थर्ड वाली हाल ही में कहाँ हुई है, तो जम्मू कश्मीर में हुई है, ठीक है। अब इसे याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए SCO की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई, तो गोवा वाले बीच पर, गोवा पे हुई है। अब देखिए SCO 2023 की बैठक कहाँ पर होगी, तो भारत में होगी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, बीजिंग चीन में। इसमें 9वां सदस्य कौन जुड़ा है, तो ईरान जुड़ा है। अब देखिए SCO की सांस्कृतिक राजधानी कौन है, तो वाराणसी SCO की सांस्कृतिक राजधानी है। अब अगला है राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की भारत में बैठक कहाँ पर हुई, तो उदयपुर में हुई। उद्घाटन कौन करेंगे, ओम बिरला। तो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की बैठक कहाँ पर हुई है, तो उदयपुर राजस्थान में हुई है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। तो देखिए BPCL भारत की एक महान रत्न कंपनी है। इसने एक कार्यक्रम स्टार्ट किया था प्योर फॉर श्योर, जिसके ब्रांड एम्बेसडर चुने गए राहुल द्रविड़ को चुना गया। क्यों चुना गया, क्योंकि ये दवाल या विश्वास का प्रतीक इन्हें माना जाता था, इसलिए इन्हें चुना गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राहुल द्रविड़। अब देखिए BPL के बारे में कुछ देख लेते हैं। देखिए BPCL जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला तेल उत्पादक है। और इसकी 3 रिफाइनरियां हैं। कौन कौन 3 रिफाइनरी लगी है, बीना, कोच्चि, महाराष्ट्र। तो बीना, कोच्चि, महाराष्ट्र में इसकी 3 रिफाइनरी हैं। अब देखिए महाराष्ट्र में एक स्माइल योजना चालू हुई थी, जिसके ब्रांड एम्बेसडर कौन, सचिन तेंदुलकर थे। और एक सेवलॉन हैंडवाश जो था, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, तो ये भी सचिन तेंदुलकर थे। और यदि आपसे पूछा जाए कि टोटल कितनी महारत्न कंपनियां हैं भारत में, तो 13 हैं। ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 होस्ट कौन करेगा, भारत। ब्रांड एम्बेसडर कौन है, शाहरुख खान, शुभंकर क्रिप्टोवर्स घोषित किया गया है। तो ICC क्रिकेट वर्ल्ड 2023 जो है वो भारत में आयोजित होगा। ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान, शुभंकर क्रिप्टोवर्स। पेप्सिको इंडिया ब्रांड एम्बेसडर के कौन है, रणवीर सिंह। यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। नवीनतम महारत्न कंपनी कौन है, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड नवीनतम कंपनी है। तो आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन
वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन कहाँ स्थित है? देखिए इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन, इसका जिसे हम ट्यूलिप गार्डन के नाम से जानते हैं, ये जम्मू कश्मीर के डल झील के पास स्थित है और इसमें लगभग जो है 1.5 मिलियन फूल खिले हैं जो वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड हुआ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर में ही लेवेंडर फेस्टिवल जो है मनाया गया। अब कुछ हम ललिता प्रश्नों को देखते हैं। इसका आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए ललिता बातें देख लेते हैं हम। देखिए फूलदेई महोत्सव कहाँ मनाया गया? उत्तराखंड में। सरहुल फेस्टिवल झारखंड में। मक्खन महोत्सव ये भी उत्तराखंड में मनाया गया, जिसे हम अंडोरी महोत्सव कहते हैं। इसमें होली मक्खन से और छाछ से खेली जाती है। थाईपुसम महोत्सव तमिलनाडु में। बतुकम्मा तेलंगाना में। सिगमो गोवा में। तो आप इसे याद कर लीजिए। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए हाल ही में मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कूबी और देसिया पुस्तक का विमोचन कहाँ पर किया गया? तो देखिए हमारे जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं, इन्होंने 2 बुक लॉन्च किए। कहाँ पर? भुवनेश्वर उड़ीसा में। कूबी और देसिया बुक तो कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो भुवनेश्वर और उड़ीसा में इसका लॉन्च किया गया। तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसको लॉन्च किया गया। अब देखिए कहाँ पर? कोरापुर जो जिला के कूबी और देसिया आदिवासी समुदाय हैं, उनके रहन सहन, उनके खान पान, उनके संस्कृति को इस पुस्तक में दर्शाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ललिता प्रश्न देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए। संघ की राजभाषा 343, राजभाषा का संबंध आयोग जो है 344 में। देखिए संघ की राजभाषा अगर पूछे आप तो 343 में, और राजभाषा का संबंध पूछे, राजभाषा का संबंध आयोग कौन है? तो 344 में है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना है, ये 350 में है। हिंदी भाषा का विकास करना 351 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिए, ये पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 9 आगे आइए। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों और मछुआरों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो देखिए समुद्र ऐप जो कि लॉन्च किया है। तो देखिए INCOIS भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, इसका फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में। मंत्रालय कौन है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। स्थापना कब हुई थी? तो 1999 में। इसने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो समुद्र ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। समुद्र ऐप क्या करेगा? सुनामी, लहरें, तूफान और आपदा का वास्तविक टाइम जो है रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा, जो मछुआरों और वहाँ नाविकों के लिए सहायता करेगा। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे उद्गम ऐप किसने लॉन्च किया? तो RBI ने लॉन्च किया। किसके लिए लॉन्च किया? तो लावारिस धन खोजेगा। जैसे आपके दादा परदादा को जो बैंक में पैसा रह गया, किसी को पता नहीं है, तो उस धन को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो RBI द्वारा उद्गम ऐप पर जाकर आप लावारिस धन को खोज सकते हैं। देखिए फ्लड वॉच ऐप केंद्रीय जल आयोग ने लॉन्च किया है। समुद्र यान ऐप पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने, इसका वाहन जो होगा मत्स्य 6000 होगा। आइए अगला ललन टॉप बातें देख लेते हैं। देखिए NBS 01 नेविगेशन का सेकंड जनरेशन किससे लॉन्च किया गया? तो GSLV F12 से NBS 01 जो है कि लॉन्च किया गया। देखिए ग्लोनास, ये रूस का नेविगेशन ऐप है। अगर आपसे पूछा जाए GPS किसका है? तो USA का है। अब नाविक का जो नेविगेशन ऐप है वो भारत का नाविक है। सागर संपर्क ऐप जो है जहाज रानी मंत्रालय सर्वानंद सोनोवाल ने इसको लॉन्च किया है। ये समुद्र में नेविगेशन का काम करेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय स्कॉर्पियन सबमरीन ने सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड बनाया है। देखिए किस स्कॉर्पियन सबमरीन ने सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड बना लिया है? तो देखिए प्रोजेक्ट 75 के तहत हमने फ्रांस और भारत ने एक स्कॉर्पियन क्लास की 6 पनडुब्बी बनाने का काम किया था, जो वहाँ पर मझगांव डाक लिमिटेड में बनेगा। तो वहाँ पर बनाया था। तो कौन कौन थी? कलवरी, खंडेरी, करंज, बेला, वागीर, वाक्सीर, ये 6 पनडुब्बियाँ बनाई थी। किसके? प्रोजेक्ट 75 के तहत
75 के तहत। इसमें से जो 5वीं स्कॉर्पियन है कि पनडुब्बी है, उसने सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड बनाया है। तो ऑप्शन नंबर बी INS वागीर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इन्होंने अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका देश का दौरा किया है, तो आप इसे याद रखिए। चलिए हम इसका ललन टॉप देख लेते हैं। देखिए अगर पूछे INS विक्रांत क्या है, तो INS विक्रांत जो स्वदेशी विमान वाहक पोत है जो 2 सितंबर को लॉन्च हुआ था। वरुणास्त्र क्या है, हैवी वेट टॉर्पीडो है। प्रोजेक्ट 70A का 6वां जहाज कौन है, तो INS बिंदगिरी है। अब देखिए जायद तलवार युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ था, तो UAE में आयोजित हुआ था। इसमें कौन कौन भारत से भाग लिया था, तो INS त्रिकंद और INS विशाखापट्टनम ने भाग लिया था। तो आपका इसको रिवीजन कर लेना चाहिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।